भारतीय स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी का लिस्ट होना मतलब आईपीओ लाना ये होता कैसे है। आज के इस डीप डाइव में हम इसी पूरी प्रक्रिया को करीब से देखेंगे। हमारे पास जो स्रोत है वो सेबी के नियमों पर, लिस्टिंग के अलग अलग क्या रास्ते हैं, पूरी प्रोसेस क्या है, खर्च कितना आता है, और हाँ, हाल में कुछ बड़े बदलाव भी हुए, उन सब पर बात करते हैं। मिशन सिंपल है, इस थोड़े मुश्किल से लगने वाले टॉपिक को आसानी से समझना। तो चलिए शुरू करते। सबसे पहले हम सुनते हैं कि कंपनियां आईपीओ लाती है पैसा जुटाने के लिए। क्या बस यही एक वजह है या और भी कुछ? देखिए, पैसा जुटाना मतलब ग्रोथ के लिए कैपिटल, ये तो एक बहुत बड़ा कारण है ही, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमारे सोर्सेज ये भी हाईलाइट करते हैं कि जो मौजूदा निवेशक हैं, जैसे कंपनी के फाउंडर्स हो गए या शुरुआती इन्वेस्टर्स, उनको एक ठीक ठाक एक मुनज़्ज़म तरीका देना, निकलने का मतलब एग्जिट देना, वो भी उतना ही जरूरी होता है। अच्छा, एग्जिट रूट। हाँ हाँ। और एक और बात, आजकल खासकर जो नई टेक कंपनियां हैं, उनके लिए पब्लिक जाने से ना उनकी ब्रांड वैल्यू, उनकी क्रेडिबिलिटी वो काफी बढ़ जाती है। हाँ, ये तो है, लोगों का भरोसा बढ़ता है। बिल्कुल। और इससे अच्छा टैलेंट हायर करने में भी मदद मिलती है। तो ये सिर्फ फंडिंग का खेल नहीं है, ये एक तरह से पूरी कंपनी का ट्रांसफॉर्मेशन है, प्राइवेट से पब्लिक होने का सफर। समझ गई। तो अगर कोई कंपनी तय करती है कि हाँ पब्लिक जाना है, तो भारत में उनके पास क्या रास्ते हैं, मतलब क्या ऑप्शंस हैं? हाँ, तो भारत में मोटे तौर पर दो मेन रास्ते हैं। एक तो है मेन बोर्ड, ये बड़ी एस्टैब्लिश्ड कंपनियों के लिए है जो बीएससी या एनएससी पर लिस्ट होती हैं। और दूसरा है छोटे और मीडियम साइज के बिजनेस के लिए, मतलब एसएमईज के लिए एक अलग प्लेटफॉर्म है, एसएमई प्लेटफॉर्म या इमर्ज प्लेटफॉर्म भी कहते हैं इसे। ओके। और दोनों के लिए ही सेबी के जो आईसीडीआर रेगुलेशंस हैं, इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, ये समझ लीजिए लिस्टिंग की पूरी गाइड बुक है। इसके तहत अलग अलग क्राइटेरिया हैं। तो फर्क क्या है इनमें, मतलब क्या मेन बोर्ड वाले नियम ज्यादा सख्त हैं? हाँ, वो तो है। मेन बोर्ड के लिए जैसे इशू के बाद कम से कम 10 करोड़ रुपए की पेड अप कैपिटल चाहिए। 10 करोड़, ओके। और पिछले 5 साल में से कम 3 साल आपका एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट टैक्स से पहले का वो 15 करोड़ होना चाहिए। 15 करोड़ का प्रॉफिट भी काफी बड़ा आंकड़ा है। हाँ, जबकि एसएमई प्लेटफॉर्म पर पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल 25 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ लिमिट है? हाँ, अपर लिमिट है। और मुनाफे की शर्तें थोड़ी कह सकते हैं कम सख्त हैं। जैसे पिछले 3 साल में से 2 साल आपका ईबिटडा पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन वगैरह से पहले की कमाई। ये दिलचस्प है, मतलब अगर कोई कंपनी अभी मुनाफे में नहीं है, जैसे कई स्टार्टअप्स होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी रास्ता है। हाँ, अब सेबी ने इसके बारे में सोचा है। जो नए योग की टेक कंपनियां हैं या स्टार्टअप्स जो शायद शुरू में लॉस में हो, उनके लिए भी लिस्टिंग का एक ऑल्टरनेटिव रूट है। वो है QIBs के जरिए, मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। अच्छा। अगर वो मेजॉरिटी शेयर्स लेते हैं तो लिस्टिंग हो सकती है। तो ये दिखाता है कि रेगुलेटर भी बाजार की जो नई रियलिटीज हैं उनको समझ रहा है। समझ गए। तो ठीक है, रास्ता चुन लिया। अब असल प्रक्रिया क्या है, कैसे शुरू होती है ये? हमारे स्रोतों में मर्चेंट बैंकर को आर्किटेक्ट कहा गया है। ये रोल इतना जरूरी क्यों है? हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। पहला कदम तो तैयारी का ही है। कंपनी को अपने फाइनेंस, अपनी गवर्नेंस, सब कुछ दुरुस्त करना होता है। और मर्चेंट बैंकर चुनना सबसे अहम फैसलों में से एक होता है। वही पूरी प्रक्रिया की प्लानिंग करते हैं, रेगुलेटरी फाइलिंग में गाइड करते हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं। इसीलिए आर्किटेक्ट शब्द बिल्कुल फिट बैठता है। उनके साथ और कौन होता है? उनके साथ फिर लीगल एडवाइजर होते हैं, ऑडिटर्स होते हैं, पूरी एक टीम काम करती है। और फिर वो रेगुलेटरी फाइलिंग वाली बात, DRH भी? हाँ, अगला बड़ा स्टेप वही है। कंपनी एक बहुत डिटेल्ड डॉक्यूमेंट तैयार करती है, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस यानी DRHP। इसमें कंपनी के बारे में सब कुछ होता है, उसका बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल हेल्थ, क्या रिस्क हैं, प्रमोटर कौन है, आईपीओ से जो पैसा आएगा उसका क्या करेंगे, हर छोटी बड़ी बात। काफी लंबा डॉक्यूमेंट होता होगा ये तो। हाँ, काफी डिटेल्ड होता है। ये डॉक्यूमेंट फिर सेबी के पास जमा होता है। सेबी उसकी पूरी जांच करता है, क्लैरिफिकेशन मांग सकता है, सवाल पूछ सकता है। इसमें थोड़ा वक्त लगता है। और जब सेबी से हरी झंडी मिल जाती है उसके बाद मार्केटिंग का फेज शुरू होता है। इन्वेस्टर्स को ट्रैक करने के लिए रोड शोज होते हैं, देश में भी विदेश में भी। अच्छा, रोड शोज। हाँ, फिर आईपीओ खुलने से ठीक पहले कुछ बड़े
इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, जिन्हें एंकर इन्वेस्टर्स कहते हैं, उनको शेयर्स अलॉट किए जाते हैं। इससे मार्केट में कॉन्फिडेंस बनता है। और फिर आम रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए और दूसरे इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ खुलता है। लोग बिडिंग करते हैं, फिर शेयर्स अलॉट होते हैं, और फाइनली वो दिन आता है जब शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होता है और ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। वाह, मतलब सेबी की मंजूरी से लेकर एक्सचेंज पे वो घंटी बजने तक ये वाकई एक लंबा और काफी जटिल सफर है। बिल्कुल। तो जाहिर है इसमें खर्चा भी अच्छा खासा आता होगा, लागत। हाँ, खर्चा तो आता है। एसएमई आईपीओ की बात करें तो वो शायद 50 लाख से शुरू होकर कुछ करोड़ तक जा सकता है। ओके। लेकिन मेन बोर्ड आईपीओ में ये लागत काफी ज्यादा होती है, कई करोड़ों में। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो रेगुलेटरी कॉस्ट है, जैसे सेबी की फाइलिंग फीस या एक्सचेंज की लिस्टिंग फीस, वो कुल खर्चे का एक छोटा सा हिस्सा ही होती है। अच्छा, तो बड़ा खर्चा कहाँ होता है? सबसे बड़ा खर्चा होता है मर्चेंट बैंकर की फीस, लीगल सलाहकारों की फीस, ऑडिटर्स, फिर मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग का खर्चा। तो ये दिखाता है कि आईपीओ की कॉस्ट सिर्फ फीस नहीं है, बल्कि सही एक्सपर्ट्स को साथ लाना, उनकी सलाह लेना ताकि पूरी प्रक्रिया स्मूथ रहे, उसका भी खर्चा है। ये बात तो सही है, एक्सपर्ट एडवाइस जरूरी है। अच्छा, हाल ही में सेबी ने नियमों में कुछ बड़े बदलाव भी किए हैं, आपने बताया, खासकर बहुत बड़ी कंपनियों के लिए। वो क्या है? हाँ, ये वाकई में काफी सिग्निफिकेंट बदलाव हैं। सेबी ने जो बहुत बड़ी कंपनियां हैं उनके लिए मिनिमम पब्लिक ऑफर यानी एमपीओ, हाँ, मतलब लिस्टिंग के टाइम कम से कम कितने % शेयर पब्लिक को ऑफर करने हैं, और मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग यानी एमपीएस, ठीक है। मतलब लिस्टिंग के बाद कितने टाइम में आपको 25% पब्लिक शेयर होल्डिंग तक पहुंचना है। इन दोनों नियमों में बड़ी कंपनियों के लिए ढील दी है। कितनी ढील दी है? अब ऐसा है कि जिन कंपनियों का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से 5 लाख करोड़ रुपए के बीच है, काफी बड़ी कंपनियां। हाँ, बहुत बड़ी, उन्हें आप शुरुआत में सिर्फ 2.75% शेयर ही पब्लिक को ऑफर करने होंगे। पहले ये ज्यादा था। सिर्फ 2.75%? हाँ, और 25% पब्लिक शेयर होल्डिंग तक पहुंचने के लिए उन्हें अब 10 साल का वक्त मिलेगा। 10 साल? पहले ये कम था। हाँ, पहले ये 3 साल था। और जो कंपनियां 5 लाख करोड़ से भी ज्यादा बड़ी हैं, सुपर मेगा कैप, बिल्कुल, उनके लिए तो एमपीओ सिर्फ 1% है। सिर्फ 1%? हाँ, और साथ ही एंकर इन्वेस्टर्स के लिए जो कोटा था वो भी 33% से बढ़ाकर 40% तक कर दिया गया है। इन सब बदलावों का मकसद क्या लगता है? क्यों किया सेबी ने ऐसा? देखिए, साफ तौर पर मकसद यही लगता है कि भारत में जो मेगा आईपीओज हैं, मतलब बहुत बड़े इश्यूज, उनको लाना आसान हो। और इससे भारतीय कैपिटल मार्केट ग्लोबल लेवल पर और ज्यादा कंपेटिटिव बनेगा। शायद इसलिए रिलायंस जियो या एनएसी जैसी जो बड़ी अनलिस्टेड कंपनियां हैं, उनके लिस्ट होने का रास्ता थोड़ा और आसान हो जाए। ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, क्या कहेंगे? भारतीय स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग एक बहुत बड़ा, एक स्ट्रैटेजिक कदम है किसी भी कंपनी के लिए। इसके लिए अच्छी तैयारी चाहिए, सही सलाहकार चुनने पड़ते हैं, और नियमों का पालन तो करना ही पड़ता है। बिल्कुल। चाहे मेन बोर्ड हो या एसएमई प्लेटफॉर्म, सबके लिए रास्ते और नियम तय हैं। और जैसा हमने देखा, रेगुलेटर यानी सेबी, वो भी बाजार की जरूरतों के हिसाब से नियमों को लगातार देख रहा है, बदल रहा है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और इसी के साथ ना एक विचार छोड़ना चाहूंगा आखिरी में। हाँ, बताइए। हमने नियमों की बात की, पैसे की बात की, प्रक्रिया, लागत, ये सब वो चीजें हैं जो सेबी की चेकलिस्ट पर टिक हो जाती हैं। लेकिन जब कोई कंपनी प्राइवेट से पब्लिक बनती है, तो क्या चुनौतियां सिर्फ यही होती हैं? वो जो अनदेखे इंटरनल कल्चरल बदलाव होते हैं जिनसे कंपनी और उसके लोगों को गुजरना पड़ता है, उसका क्या? हाँ, ये सोचने वाली बात है। मतलब रेगुलेटरी चेकलिस्ट पूरी करने के अलावा आईपीओ के लिए असल में तैयार होने का क्या मतलब है? ये एक सवाल है जिस पर शायद और सोचा जा सकता है।